अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि लाइन ऑफ ग्रेविटी किस तरह से पास करती है। अब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अब आपने याद रखना है कि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी पोस्चर को, किसी भी मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए। हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो हमारे पास स्टैटिक हो सकती है और डायनेमिक हो सकती है। ठीक है, स्टैटिक एज यू नो कि ये ऐसी होगी जब आप किसी भी पोस्चर को अज्यूम कर रहे हैं और उसके अंदर रैपिडली कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको आप कह रहे हैं दिस इज द स्टैटिक स्टेबिलिटी। यानी आप बैठे हुए हैं, आप खड़े हुए हैं, उस वक्त जो पोस्चर मेंटेन किया जा रहा है वो एक स्टैटिक स्टेबिलिटी के थ्रू किया जा रहा है। और इसी तरह आपके पास दूसरी तरफ होती है डायनेमिक स्टेबिलिटी। डायनेमिक स्टेबिलिटी यही है कि आप जब भी हमारे पास मूवमेंट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उस वक्त आपके पोस्चर को एक मेंटेन करने के लिए, आपके ट्रंक की अलाइनमेंट को, आपके कर्व्स को मेंटेन करने के लिए जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज डायनेमिक स्टेबिलिटी। अब आपने याद रखना है कि जो आपकी स्टेबिलिटी है ये बहुत सी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही होती है। देयर इज नो वन स्ट्रक्चर जो कि इसको मेंटेन कर रहा है, बल्कि मल्टीपल स्ट्रक्चर मिलके काम कर रहे हैं स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि वो लिख रहा है कि जो आपका अपराइट पोस्चर है ना, इसके अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अच्छा ये बात भी है कि जब आप सीधे खड़े होगे और आपकी बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो रिड्यूस होगी, तो रिड्यूस बेस ऑफ सपोर्ट में आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, और इस वक्त अगर आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी इंटीरियर फॉरवर्ड शिफ्ट करी है तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब आपके पोस्टीरियर मसल को मजीद बहुत स्ट्रांगली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ हमें कुछ समझ आती है। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है वो लिखता है कि मसल्स एक्ट एज अ गाय वायर, डायनेमिक गाय वायर के तौर पर काम करते हैं आपकी जो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब ये किस तरह करते हैं हम आगे देख रहे होंगे। अब सबसे पहले वो लिखता है पोस्चरल स्टेबिलिटी स्पाइन को प्रोवाइड करता है। तो स्टेबिलिटी में वो लिखता है कि 3 सब सिस्टम्स आपके काम कर रहे होते हैं। एक हमारे पास पैसिव होते हैं जो कि हमारे पास हर वक्त काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर हमारे पास इनर्ट स्ट्रक्चर है जिसमें आपके बोन्स हैं, आपके लिगामेंट्स है। एक्टिव में आपके पास मसल्स होते हैं और तीसरा हमारे पास न्यूरल कंट्रोल होती है। ये तीनों चीज़ें मिलकर कर रही होती है ना। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसिव के अंदर आपके जो चीज़ें आ रही होती है वो आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर कैप्सूल भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि ये तीनों सिस्टम जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, पोस्चर को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब वो यहाँ पर लिखता है इंस्टेबिलिटी अगर किसी भी एक फाइनल सेगमेंट के अंदर भी, यानी आपके किसी भी एक इन तीनों सब सिस्टम में से किसी भी एक स्ट्रक्चर के अंदर मसला आ जाएगा तो वो सारे के सारी चीज़ों को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अंदर वो लिखता है कि क्या होगा, आपके इनर्ट स्ट्रक्चर का डैमेज होना शुरू हो जाएगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब वो सब सिस्टम के हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करते हुए स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम इनर्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इनर्ट स्ट्रक्चर में वो कहते हैं कि आपके बॉडी के जो सेगमेंट है उसकी रेंज ऑफ मोशन हमारे पास 2 जोन्स के अंदर होती है। एक होता है जी आपके पास न्यूट्रल जोन और दूसरा आपके पास होता है इलास्टिक जोन। न्यूट्रल जोन होता है जिसको आप रेस्टिंग कहते हैं, रेस्टिंग जोन होता है। ठीक है, और इसके अंदर वो कह रहा होता है कि ये वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपकी जो मूवमेंट है वो आप सिंपली मिड पोजीशन के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कोई लिखता है मिड रेंज और न्यूट्रल रेंज लिखता है। ठीक है, अब इसको ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें आप, सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या है कि आप मिड रेंज के अंदर हैं। ठीक है, तो मिड रेंज में है तो इस वक्त जब आप मूवमेंट कर रहे हैं या इस वक्त कुछ भी हो रहा है या कोई मूवमेंट नहीं हो रही, न्यूट्रल जोन के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो उस वक्त आपके कैप्सूल रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे ना। व्हाट डू यू मीन बाय द कैप्सूलर रेजिस्टेंस हेयर, यहाँ पर इसका मतलब है कि अब आपकी देखिए जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी ना, इलास्टिक जोन में आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर देगा तो आपका कैप्सूल उस मूवमेंट को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा कि कहीं डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए, कहीं डिसलोकेशन ना हो जाए, आपके पोस्चर को मेंटेन किया जाए, स्ट्रक्चर जो है वो अपनी जगह से एक्सेसिवली डिस्प्लेस ना हो जाए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट कैप्सूल या डिफरेंट इनर्ट स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चूंकि अब आप मिड रेंज के अंदर हैं, आप न्यूट्रल जोन के अंदर हैं, अब आपके कैप्सूल आपको मिनिमल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे एंड दैट हैपन्स ऑपोजिट इन केस ऑफ इलास्टिक जोन। जब आप इलास्टिक जोन में है कैप्सूल को ऑब्वियसली उतनी ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक और चीज़ यहाँ पर करते हैं, जब कैप्सूल को रेजिस्टेंस इतनी प्रोवाइड नहीं करी, यानी कैप्सूल मिनिमल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, कैप्सूल को पता है कि आप न्यूट्रल रेंज के अंदर आप कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ये चीज़ वो यहाँ पर लिखता है, इसको एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ आए। लिखता है व्हेन द स्पाइनल सेगमेंट्स आर इन न्यूट्रल जोन द इनर जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट्स प्रोवाइड मिनिमल पैसिव रेजिस्टेंस टू द मोशन एंड देयरफॉर मिनिमल स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे सेगमेंट इलास्टिक जोन के अंदर मूव करता है, इनर्ट स्ट्रक्चर जो है मूवमेंट को रिस्टेंट करने की कोशिश करते हैं, रेस्ट्रेंट करने की कोशिश करते हैं, और जब भी स्ट्रक्चर लिमिट करता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, ये चीज़ तो अब हमें समझ आ गई होगी। अब वो कहते हैं कि ये जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है इसकी क्या क्या डायरेक्शन है जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बुक में बना हुआ है जिससे हम एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को।
सबसे पहले वो कहता है कि अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी सर्वाइकल स्पाइन की। जी, जिस सर्वाइकल स्पाइन की फेसिट ओरिएंटेशन क्या है, 45 डिग्री का एंगल है, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसके फीचर क्या है कि ये हमारे पास दो तरह की मूवमेंट अलाउ करता है, फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग में क्या होगा कि जो आपका कैप्सूल है वो एट द एंड ऑफ फ्लेक्शन, जब आपकी पूरी फ्लेक्शन हो जाती है तो वो टोट हो जाता है, वो मजीद अलाउ नहीं करता, ठीक है। इसी तरह जॉइंट सर्फेसेस जो है वो एक्सटेंशन के एंड पे अप्रॉक्सीमेट करते हैं। आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट, मैंने प्रीवियसली आपको आर्थ्रोकाइनेमेटिक वाले सेक्शन में एक्सप्लेन किया था किस तरह से एक्सटेंशन में अप्रॉक्सीमेशन होती है, किस तरह से फ्लेक्शन में अप्रॉक्सीमेशन होती है। तो यहाँ पर आप समझें, इस वक्त आपके जो इनर्ट स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सा इनर्ट स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं। बेसिक मकसद इस चीज़ का ये है, अगर आप पूरी तरह से फ्लेक्शन करें, ठीक है, तो इस वक्त जो आपका इनर्ट स्ट्रक्चर काम कर रहा है दैट इज योर कैप्सूल, क्योंकि एंटीरियर साइड के ऊपर बोन्स इतनी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट नहीं कर रही है, देयर इज अ लार्जर मस्कुलर मैस आउट देयर। इसी तरह अगर आप पोस्टीरियर बात करें तो पोस्टीरियरली वो करता है कि आपको कैप्सूल से, लिगामेंट से ज़्यादा आपके जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं वो आपस में अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, यानी इस वक्त आपकी बोन ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रही है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू द स्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे वो दिखता है कैप्सूल टोट एट द एंड ऑफ फ्लेक्शन, ये आपको लिमिट प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह जॉइंट सर्फेस अप्रॉक्सीमेट द एंड ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द थोरैसिक स्पाइन फेसिट। अपर थोरैसिक स्पाइन के बिल्कुल मैकेनिक्स जो है वो सर्वाइकल की तरह होते हैं, रोटेशन, साइड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग ये अलाउ करते हैं। और इस वक्त जो है वो फेसिट जॉइंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग एज रिब्स एंड स्पाइनस प्रोसेसेस। इस वक्त आपके जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, रिब्स काम कर रही है और आपकी जो है वो स्पाइनस प्रोसेसेस काम कर रहे हैं टू प्रोवाइड यू द स्टेबिलिटी। देन देयर कम्स द लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन के अंदर वो कहते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग हो रही है, तो इस वक्त रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपके सिंपल वर्ड्स के अंदर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट्स रोटेशन, फ्रंटल प्लेन ओरिएंटेशन प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एट द एंड ऑफ द रेंज इन फ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बात याद रखी है, इसमें ना जो आमतौर पे इस बात को एक्सप्लेन किया, इसमें जो कपलिंग है ना वो रिस्ट्रेंट कर रही होती है। यानी आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको तीसरा लॉ ऑफ फ्राइड्स का बताना था। फ्राइड्स लॉ जो थर्ड वाला है वो ये स्टेट करता है कि मूवमेंट इन वन प्लेन रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट और लिमिट द मूवमेंट इन अदर प्लेन। और हमें पता है रोटेशन और साइड बेंडिंग दोनों डिफरेंट प्लेन के अंदर हो रही है। साइड बेंडिंग आई थिंक जो है वो मुझे याद नहीं है, ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर या कहीं इसी तरह से प्लेन के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। इसी तरह एक ट्रांसवर्स में हो रही है, फ्रंटल प्लेन के अंदर हो रही है। तो हमने ये बात तो अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आपकी मूवमेंट जो है वो दोनों डिफरेंट प्लेन के अंदर हो रही है, तो अगर आप रोटेशन एक प्लेन में कंप्लीटली कर रहे हैं तो दूसरे प्लेन के अंदर आपकी साइड बेंडिंग क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सो दैट्स द थिंग जो कि इसको रिस्ट्रेंट कर रही है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब आप रिब्स की बात करें तो रिब्स कहता है कि हमारे पास जो है वो अप्रॉक्सीमेट करती है स्पाइनल रिब्स अप्रॉक्सीमेट ऑन द साइड ऑफ द स्पाइनल कनकेविटी विद एनी मोशन, ठीक है। जब भी हमारे पास स्पाइनल कनकेविटी, जब मूवमेंट हो रही होती है, जिस साइड के ऊपर आपकी स्पाइनल कनकेविटी हो रही होती है उस साइड के ऊपर रिस्ट जो है वो मूवमेंट को रिस्ट्रेन करती है। जैसे वो लिखता है रिस्ट्रिक्ट फॉरवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग एंड रोटेशन इनटू द थोरैसिक रीजन। स्पाइनस प्रोसेसेस की बात करें, एक्सटेंशन के साथ अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं, एक्सटेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आगे आ रहा होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में वो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो जितनी ज़्यादा ग्रेटर द रेशियो ऑफ डिस्क थिकनेस टू द वर्टिब्रल हाइट द ग्रेटर इज द मोबिलिटी। इसी तरह वो कहता है अगर हम सर्वाइकल स्पाइन की बात करें तो रेशियो 2.205 है। इसका मतलब है सर्वाइकल स्पाइन की जो डिस्क है, हमें पता है सर्वाइकल स्पाइन क्या है, मोस्ट मोबाइल सेगमेंट है आपके स्पाइन का। इसके बाद लंबर है और उसके बाद आपका थोरैसिक स्पाइन है, ठीक है। उसके बाद एनालिस की बात करें तो एनालिस की जो रिंग्स हैं ये चीज़ें काम कर रही होती हैं, आपकी जब मूवमेंट हो रही होती है यही रिंग्स जो है वो टॉट होती हैं, अप्रॉक्सीमेट करती हैं। ये चीज़ बस सिंपली यहाँ पर लिखी हुई। इसी तरह लिगामेंट्स की बात करें, अब लिगामेंट्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए स्लैक मिड रेंज के अंदर बिल्कुल स्लैक होते हैं, मतलब रिलैक्स होते हैं, और टोट होते हैं जब भी आप एंड रेंज में पहुँचते हैं। एंड रेंज आपकी किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो रही होती है, ये चीज़ उसमें काम कर रही होती है। जैसे आप देखें फॉरवर्ड बेंडिंग इज लिमिटेड by the interspinous and supraspinous ligament, ठीक है। इसी तरह कैप्सुलर लिगामेंट्स, लिगामेंटम फ्लेमम आपकी सर्वाइकल स्पाइन के पोस्टीरियरली पड़ा होता है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ये सब चीज़ें हैं। बैकवर्ड बेंडिंग इज लिमिटेड बाय द इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, साइड बेंडिंग इज लिमिटेड बाय द कॉन्ट्रालेटरल इंटर ट्रांसफर। अच्छा, ये सब चीज़ें ना आपने एनाटॉमी में पढ़ी होंगी, किस चीज़ की डायरेक्शन कहाँ पर है, कौन सा सेगमेंट कहाँ पर लग रहा है, कौन सा लिगामेंट कहाँ पर लग रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, यानी ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फॉरवर्ड बेंडिंग कहाँ जा रही है, इसमें कौन सी चीज़ अप्रॉक्सीमेट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। देखिए फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है, ठीक है, तो इस वक्त आपके कौन से स्ट्रक्चर टोट होंगे, आपके पोस्टीरियर साइड के स्ट्रक्चर टोट होंगे ताकि मजीद आगे की तरफ मूवमेंट ना हो सके और उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रेन किया जा सके, ठीक है। ये चीज़ें तो अब आपको पता होंगी, ठीक है। अब ये इतना मुश्किल नहीं है एक्सप्लेन करना, ठीक है।
उसके बाद आप देखिए थ्रैकोलम्बर फेशिया। थ्रैकोलम्बर फेशिया जो है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग को प्रिवेंट कर रहा होता है। फेशिया है पोस्टीरियर साइड के ऊपर पड़ा हुआ है तो फॉरवर्ड बेंडिंग को रिस्ट्रेंट करेगा। इसी तरह मसल्स है, मसल्स के अंदर आप लोगों ने याद रखते हैं कि मसल्स जो है वो आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन को लिमिट करते हैं। अब जैसे वो लिखता है कि जब भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होना स्टार्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपकी एल्बो की बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो एक बेसिक एग्जांपल है। अब आप एल्बो की बात करेंगे तो एल्बो कुछ इस तरह का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये कुछ इसके इंटीरियर साइड के मसल्स हैं और ये कुछ इसके पोस्टीरियर साइड के मसल्स हैं। हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की बात करते हैं। बाइसेप्स क्या करता है, आपकी एल्बो को फ्लेक्स कराता है और ट्राइसेप क्या करता है, आपकी एल्बो को एक्सटेंड कराता है। जब आपके पास बाइसेप जो है वो आपके एल्बो को फ्लेक्स करा रहा होता है, इस वक्त आपका ट्राइसेप्स क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। इसी तरह ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब एज्यूम करते हैं कि जो आपका बाइसेप है वो फ्लेक्शन के अंदर ही लॉक हो चुका है, या जिसको हम कहते हैं शॉर्टन हो चुका है, या लॉक तो नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्चर बन चुका है। ठीक है, अब आपका ये जो बाइसेप है ये खुलेगा ही नहीं। जब इसने क्या करना था, एक्सटेंशन होनी थी, तो इसने रिलैक्स होना था ना, ओपन होना था, इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करना था। अब ये खुलेगा ही नहीं, ये लेंथन ही नहीं होगा, तो एज अ रिजल्ट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन यानी आपकी एक्सटेंशन की मूवमेंट लिमिट हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि एल्बो के फ्लेक्सर्स यानी आपके जो बाइसेप है उसके कॉन्ट्रैक्शन ने रिजल्ट किया, उसने लिमिट किया आपके एल्बो के एक्सटेंशन को। और अगर आपके पास कोई पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है जिसकी एल्बो फुली एक्सटेंड नहीं हो रही, तो आपका ध्यान एक्सटेंसर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान फ्लेक्सर्स की तरफ जाना चाहिए कि इसके फ्लेक्सर्स शॉर्टन हो चुके हैं। जैसे वो लिखता है व्हेन द मसल्स डेवलप्स कॉन्ट्रैक्चर दे रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मसल्स का इन्फ्लुएंस क्या होता है आपकी स्टेबिलिटी के अंदर। थैंक यू।